नॉलेज एंड हिस्ट्री में खुश आमदीद। नाजरीन मोहतरम, आपने कोल्ड वार यानी सर्द जंग के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसके असल हकाइक से वाकफियत रखते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जंग क्या थी, क्यों थी और इसके मकासद क्या थे। इसके बारे में शायद आप ना जानते होंगे। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। नाजरीन मोहतरम, मैं हूँ वजाहत अली और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड हिस्ट्री। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर जर्मनी और दूसरे अफ्रीकन के शिकस्त के बाद दुनिया में रशिया और अमेरिका बस दो ही ताकतें थीं। अगरचे जंग के दौरान रूस और अमेरिका एक ही ग्रुप में शामिल थे, लेकिन उनका साथ बस जरूरत के तहत था। इसलिए जब ये जंग खत्म हुई तो दोनों ने अपनी बर्तरी दिखाने की कोशिशें की। इसी बर्तरी और हैबत को कोल्ड वार का नाम दिया जाता है। कोल्ड वार का ये दौरानिया सन 1947 से 1991 तक बरकरार रहा। अगरचे ये जंग रूस और अमेरिका के दरमियान थी, लेकिन उन्होंने इस दौरानिये में आपस में तो कोई जंग ना लड़ी। आलमी बहरान खड़े किए गए, जिनमें कोरिया, जर्मनी, वियतनाम की जंग और अफगानिस्तान की जंग जैसे बहरान सरफहरिस्त हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में होने वाली तबाहकारियों पर जब अमेरिका ने इनकी इमदाद करना शुरू की तो रूस ने यह गुमान किया कि अमेरिका का ये कदम यूरोप में पहले से कायम निज़ाम को धर्म भरम कर सकता है। ये बात रूस की सलामती के लिए काफी खतरे का बाइस बन सकती है। इसी तरह अमेरिका का भी यही ख्याल था कि रूस पूरी दुनिया में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को फैलाना चाहता है। यूं ये लड़ाई या जंग रवायती जंग ना थी, बल्कि नजरियात की जंग थी। एक तरफ वो मुल्क थे जो अमेरिका के कैपिटलिज्म नजरियात के हामिल थे, जबकि दूसरी तरफ कम्युनिस्ट रूस के साथ दे रहे थे। कई मुल्क तो ऐसे थे जिन्हें इन्हीं नजरियात की बना पर दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। एक टुकड़ा अमेरिका का दोस्त होता, जबकि दूसरा टुकड़ा रूस का दोस्त होता। इनमें कोरिया, जर्मनी, वियतनाम शामिल हैं। एक दूसरे से सबकत ले जाने में रूस और अमेरिका ने अपने हिस्सों में फलाही कामों से लेकर जंगी अमदाद वगैरह में सब कुछ किया ताकि वो दुनिया पर यह साबित कर सके कि उनका निज़ाम दूसरे निज़ामों से बेहतर है। अगरचे इस वीडियो में कोल्ड वार से मुतल्लिक बहरान के मुतल्लिक तफसीली बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि 40 साल से ज्यादा अरसे तक ये जारी रहने वाली इस जंग में कई बहरान आए। कभी अमेरिका का पलड़ा भारी होता तो कभी रूस का। लेकिन 1991 में जब ये जंग उस वक्त खत्म हुई जब रूस टुकड़ों में तकसीम हो गया, और यूं रूस के टूटने के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर जो कि अमेरिका था वो बच गया, जो सब निज़ाम का सरबराह भी था। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि रूस में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है? क्या आप जानते हैं कि रूस 1991 में टूटने के बाद कई हिस्सों में तकसीम हो गया था, लेकिन आज भी रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है? क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क रूस ही है? क्या आप जानते हैं कि रूस में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब दाढ़ी रखने वालों को टैक्स अदा करना पड़ता था? जी हाँ, पीटर द ग्रेट के दौर में अगर कोई शख्स दाढ़ी रखता तो इससे टैक्स अदा करना पड़ता था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सैटेलाइट रूस ने ही लॉन्च की थी? सैटेलाइट के मुतालिक तफसीली हकायक जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब मालूमात पसंद आई होगी। आइए वापस चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया बायपोलर थी, यानी दुनिया में दो बड़ी ताकतें मौजूद थी, यानी रशिया और अमेरिका। लेकिन 1991 में रूस के टुकड़े हो जाने के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई थी, और इस तरह दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी जो कि अमेरिका था। लेकिन अब दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है, यानी रूस और चाइना जैसी ताकतें भी उभर कर सामने आ रही हैं। और माहिरीन के नजदीक मल्टीपोलर दुनिया काफी खतरनाक होती है, क्योंकि उभरती हुई ताकतें पिछली ताकतों को टक्कर देती हैं, जिसकी वजह से गरीबों का ही नुकसान होता है। पहली दो जंगों में भी ऐसा ही हुआ, जब दुनिया में मुख्तलिफ ताकतें मौजूद थी और इन ममालिक ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, और रफ्ता रफ्ता इस जंग ने पूरी दुनिया को अपने लिपट में ले लिया, जिसकी वजह से करोड़ों इंसानों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और कहा जाता है कि अब दुनिया दोबारा इसी डगर पर चल चुकी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या अमेरिका को ही इस बारे में बर्तरी कायम रखनी चाहिए, या फिर इसकी टक्कर का कोई दूसरा मुल्क या शख्स होना चाहिए जो इसे आंखें दिखा सके? कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोगों के मुताबिक जो तारीख दान लिखते हैं वो कहते हैं कि सर्द जंग का आगाज 1917 से ही हो चुका था। वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो जापान और जर्मनी का खतरा टल गया, तो दोनों ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार का आगाज किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप तबाह हो चुका था। अमेरिका ने यूरोप को दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया, जिसमें 15 बिलियन अमदाद का ऐलान किया गया। तारीख में रूस पर जब भी हमला हुआ हमेशा रूस की मगरिब सिमत से हुआ। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी जर्मनी ने यहाँ से ही हमला किया था। इसीलिए जोसेफ स्टोलन को खतरा था कि यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर दोबारा हमला न कर दे। इसलिए जोसेफ स्टोलन ने पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया के साथ साथ मशरकी यूरोप में कई कम्युनिज्म हुकूमतें भी कायम की, ताकि अगर रूस पर दोबारा हमला हो तो रूस को तैयारियां करने का कुछ वक्त मिल जाए।
اسے آئرن کرٹن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی نان فزیکل باؤنڈری تھی جس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ورلڈ وار II کے بعد اس حصے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور اس حصے پر سوویت یونین جرمنی کے برلن شہر پر آدھے حصے پر بھی امریکہ کا قبضہ تھا۔ جب اس شہر میں ٹینشن پڑی تو شہر کے تمام راستے بند کر دیے گئے، جس سے یہاں رہنے والے 2.5 لاکھ لوگوں کو زندگی کا خطرہ پڑ گیا۔ امریکہ نے اس علاقے میں ہوائی جہاز کے ذریعے دوائی اور دوسرے خوراک کے نظام تک پہنچانے کی کوشش کی، اور کچھ عرصے کے بعد بھی سوویت یونین نے بھی بلاکیج کو اٹھا لیا۔ 1949 میں سوویت یونین نے اپنا پہلا نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کی ایٹمی طیاروں پر برتری ختم ہو گئی۔ اس لیے امریکہ سوویت یونین کو ایٹمی دھماکوں کی دھمکی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ 1949 میں ہی چائنا میں کمیونسٹ حکومت قائم کی گئی، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد امریکہ نے نیٹو بنا لی۔ امریکہ کمیونزم کو روکنا چاہتا تھا، امریکہ نے اسے روکنے کے لیے پالیسیز بھی بنائی۔ ایک اندازے کے مطابق 35 لاکھ لوگ مشرقی جرمنی کو چھوڑ کر مغربی جرمنی کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ امریکہ نے ویتنام پر 5 لاکھ فوج اتاری، لیکن وہاں بھی پوری طرح سے ناکام واپس لوٹا اور 1973 میں ویتنام سے نکل گیا۔ 1970 میں سر جنگ کو ڈی کاسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ان 10 سالوں میں دونوں ممالک امریکہ اور سوویت یونین میں کافی معاہدے طے ہو گئے تھے، اور دونوں طاقتوں کی کشیدگی بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ 1972 میں امریکہ کے صدر نے چائنا کا دورہ کیا تو امریکہ اور چائنا کے تعلقات بھی آپس میں کافی خوشگوار ہو گئے۔ 1973 میں سوویت یونین اور امریکہ اپنے ہتھیاروں کو کم کرنے پر راضی ہو گئے۔ پھر 1969 میں جب سوویت یونین افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کو بچانے کے لیے اپنی فوج اتارنے لگی تو امریکہ اور سوویت یونین میں ٹینشن دوبارہ بڑھ گئی۔ امریکہ نے سوویت یونین کو ہرانے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کی مدد حاصل کی۔ اس جنگ میں امریکہ نے اپنا سارا اسلحہ استعمال کیا، سعودی عرب نے پیسہ لگایا اور پاکستان نے مجاہدین کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی مختلف ممالک نے سوویت یونین سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ یوں سوویت یونین کو ختم کر دیا گیا اور سر جنگ بھی ختم ہو گئی۔ 1990 میں مشرقی اور مغربی جرمن دوبارہ متحد ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد امریکہ دنیا میں سپر پاور بن کے ابھرا۔ اس جنگ کی وجہ سے روس کی اکانومی تباہ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی نیوکلیئر جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔